अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई। कैसे हैं आप? और बाकी सबको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं किसी रीज़न की वजह से अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहती, लेकिन जो मैं आज आप लोगों को वाक़या सुनाने जा रही हूँ, वो मेरा अपना वाक़या है। मेरी शादी किसी रीज़न की वजह से 16 टू 17 इयर्स में जब मैं थी ना, तो तब मेरी शादी हो गई थी। शादी के बाद मैं एक सिटी से दूसरी सिटी जो है मैं आई थी, और तकरीबन कह लें 2 से 3 दिन बाद जो है वो मैं और मेरे हस्बैंड घर पे अकेले थे, और वो रात का खाना लेने के लिए बाहर गए। मैं पीछे अकेली थी, तो मैंने कहा चलो जब तक वो आते हैं मैं किचन से बर्तन वगैरह ले आती हूँ, दस्तरखान लगा लेती हूँ, हम रूम में ही बैठ के खा लेंगे। तो मैं जैसे ही किचन की तरफ गई तो एक ना बहुत खौफनाक सी बिल्ली, काली काले कलर की, तो मैं उसको देख के जैसे आप अकेली थी घर में, एकदम मैं चौंक गई। खैर मैंने उसको इग्नोर करते हुए मैं किचन में गई सामान लेके। जब मैं वापस आई तो अ, अभी मतलब सामान देख ही रही थी तो सामने मेरे रूम की छत पे मेरी नजर पड़ी, तो वहां पे एक कह लें औरत बैठी हुई, काले कलर की, और घुंघराले बाल, और मतलब ब्लैक ब्लैक सी थी। मुझे परमानेंट उसको मतलब जिस तरह उसका फेस वगैरह मुझे नहीं दिखा, सिर्फ एक कह लो शैडो नुमाना। तो मैं लेकिन बैठी भी मैंने वो देखी, और मैं इतना खौफजदा हो गई, मतलब जिस तरह कह लें मैंने उसकी आंखें या उसका चेहरा कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ मैंने औरत बैठी हुई देखी, और मैं बहुत डर गई, और मैंने चीख मारी, और मैं कमरे में आके उस वक्त जो मुझे याद था अब्दुल शेफ आयतल कुर्सी, मैं मतलब ना उसका व्यर्थ करने लग गई, और इतने में मेरे हस्बैंड आ गए। मेरे हस्बैंड आए तो मैंने उनको बोला बाहर देखिए कुछ है, बाहर देखिए कुछ है। मैंने उनको मतलब इस तरह से मैंने कहा मैंने कुछ एक ना कोई औरत बैठी हुई देखी है ये वो, तो कहते नहीं कुछ भी नहीं है, मैं भी तो आया हूँ, पागल हो गए हो क्या, मुझे भी तो दिखती। खैर मैं और वो मुझे कहते हैं आओ देखो कुछ भी नहीं है, तुम बेशक अपनी मतलब अपनी आंखों से देखो, कुछ भी नहीं है, मैं अभी तो आया हूँ अंदर। अच्छा खैर मैंने जैसी उसको देखा तो वहां पे वही काली बिल्ली थी ना। तो कहते तुम इस बिल्ली से डर गई होगी। मैंने कहा नहीं, उस टाइम तो ये बिल्ली नीचे थी, मतलब कहने के सहन में मैंने खुद देखी है, मतलब रूम की छत पे मैंने नहीं देखी। अच्छा हमारा जो घर था ना वो कुछ इस तरह से था कि 3 रूम्स बने हुए थे, लेकिन बीच में वो खुला घर था, ठीक है, बीच में सहन खुला था, आसमान नजर आता था, और जो छत पे ना टिन की चादरें होती है ना, वो डली हुई थी। अच्छा पूरी रात मुझे ऐसा लगा कि कोई ना पत्थर फेंक रहा है उस चादर के ऊपर। तो खैर मेरे हस्बैंड ने भी ये बोला कि तुम्हारा वहम है, तुम बिल्ली को देख के डरेगी। अच्छा फिर मुझे भी यही हुआ कि शायद मेरा वहम हो, मैंने इग्नोर किया। फिर उसके बाद जो है अक्सर ना मुझे मतलब 2-3 दिन ऐसा होता रहा, मुझे हल्का सा शेडो नजर आता था या कुछ इस तरह। फिर मैंने कहा शायद मैं ज्यादा डर गई हूँ, मुझे फीवर भी था, मैंने कहा शायद मैं ज्यादा डर गई हूँ, तो इस वजह से मुझे उसकी झलक नजर आ रही है, मैंने भी इग्नोर किया। खैर उसके बाद मेरी कंडीशन कुछ इस तरह हो गई, मुझे बहुत तेज बुखार हो जाना अचानक, और अक्सर रात में ना मेरे पेट में शदीद दर्द उठना बहुत ज्यादा। तो एक दफा तो मुझे अपेंडिक्स के लिए एडमिट किया, डॉक्टर्स ने बोला अपेंडिक्स का दर्द है, ऑपरेशन होगा ये वो। लेकिन फिर ये था कि मुझे पूरी रात उन्होंने ऑब्जर्वेशन में रखा कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इनका मॉर्निंग में ही ऑपरेट कर देंगे। लेकिन बाय चांस ऐसा हुआ कि मतलब जो बड़े सर्जन आए उन्होंने जब चेक वगैरह किया, उन्होंने बोला नहीं इनको फिलहाल ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, आप मेडिसिन वगैरह लो, अपना कोर्स कंप्लीट करो, आप ठीक हो जाओगी। अच्छा खैर फिर इस तरह हम घर आ गए, और अक्सर यही होता मुझे, पेट में कभी दर्द कभी बुखार। तो अच्छा हम मैं जिस रूम में थी ना, जो मेरा रूम था उसके बैक साइड पे ना गैलरी बनी हुई थी, और हमारा वॉशरूम गैलरी से अटैच था। तो मुझे थोड़ा सा खौफ भी आता महसूस होता था उस गैलरी से। अक्सर रात में या दिन में भी मैं रूम में होती या शाम में भी मैं खिड़कियां और दरवाजा वगैरह बंद कर देती थी गैलरी वाली साइड को। मुझे ऐसा लगता था कि कोई झांक रहा है मुझे वहां से। और ना जिस तरह वो कह लो बोरी वाला जो कपड़ा होता है ना, मुझे उसमें ना एक गुड्डा नजर आता था, और वो पूरा इंसान की हाइट का होता था। मतलब कहने की जितनी मेरी हाइट कहने उतनी, जिस तरह एक नॉर्मल इंसान की हाइट होती है उतना ना मुझे वो गुड्डा सा एक नजर आता था। और ऐसा लग, और उसका मुंह बिल्कुल ना चिपटा होता था, चिपटा मुंह होता था, अक्सर मुझे वो भी दिखता था। खैर ऐसा हुआ फिर जो है मुझे आहिस्ता आहिस्ता ना ये चीजें बहुत नजर आने लगी, और कुछ वाकयात मेरे ससुराल में स्टार्ट होना शुरू हो गए। मतलब कभी एक की तबीयत खराब, कभी दूसरे की तबीयत खराब। फिर मेरी नंद को फालिज का, यंग थी मेरी नंद, मेरी एज की थी वो भी यंग,
तो उसको एकदम फ़ालिज का अटैक आ जाना, ये वो मतलब हमारे घर में बहुत मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। मतलब ये सब ना चीज़ें होने लग गई। अच्छा, फिर ना मेरे एक एक दिन ऐसा हुआ कि जिस समय बैठे-बैठे मैं उठी हूँ और जबकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, मैं बैठे-बैठे उठी हूँ, मैं खाना वगैरह भी नहीं खाती थी। मैं दस्तरख़्वान पे आके बैठी हूँ और मैं सबको बोलूँ मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे रोटी दे दें, मुझे खाना दे दें। अच्छा, जैसे ही मतलब सबको पता है कि मैं 1 आध रोटी या आधी रोटी या इतनी खाती हूँ और जबकि उस दौरान तो मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं खाना वगैरह भी बहुत मुश्किलों से मुझे कोई खिलाए तो मैं खाती थी। तो उस दौरान मैं बैठी हूँ और दस्तरख़्वान पे मतलब फ़ौरन सारा खाना मतलब मैं बहुत ज़्यादा खा गई उस दिन। तो सबको हैरानगी, सबने बोला शायद बीमारी से उठी है, बुखार था, तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वज़ह से। अच्छा उस टाइम ना किसी का भी ध्यान इधर नहीं गया कि कुछ हो सकता है, कोई मामलात हो सकते हैं, ऐसा किसी ने नहीं सोचा। खैर, फिर इसी तरह एक रात मैं और मेरे हस्बैंड रूम में थे, हम बातें कर रहे हैं तो अचानक ना मैं बहुत कह लें कि ये सब ना मुझे मेरे हस्बैंड ने और मैंने अपनी फैमिली से सुना हुआ है, तो मैं आपसे बता रही हूँ ये सब चीज़ें। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि एक रात हम दोनों बैठ के बातें कर रहे थे और एकदम ना मैं बहुत अजीब तरीके से हँसने लग गई और बातें करने लग गई। मतलब ना आँखें मेरी मतलब उनके मुताबिक कि मेरी आँखें भी रेड हो गई। तो उनको थोड़ा अजीब-सा लगा। ख़ैर वो रात ऐसे-तैसे गुज़र गई। नेक्स्ट जो था ना फिर उसके बाद मतलब मेरे घरवालों ने भी यही सब नोट किया, मेरे जो ससुराल वालों ने, कि कुछ हो रहा है मेरे साथ। मतलब मैं थोड़ा वियर्ड बिहेव करने लगी। अब मुझे नहीं पता कि क्या-क्या बिहेव करने लगी, लेकिन उन सब का कहना यही था कि बहुत ना जिस तरह अजीब-सा बिहेव और ये सब ना, तो उसके बाद फिर कुछ मतलब इस तरह से हुआ। फिर ना मेरी जो सास थी उन्होंने मुझे बोला कि एक काम करते हैं, शायद इसको हम कहीं से दम वगैरह करवाते हैं, हो सकता है शादी हुई है नई-नई तो डर गई है या क्या हुआ। तो उस दौरान मेरे हस्बैंड ने वो ज़िक्र किया कि इसने इस तरह एक औरत देखी थी, तो हो सकता है मामा डर गई हो ये। तो हम ना एक मतलब मौलवी थे, उनके पास मुझे लेके गए, तो वो कह लें कि उन्होंने मतलब कुछ दम वग़ैरह किया कि क्या ना मुझे उनके पास लेके गए, तो मुझे वो दम वग़ैरह उन्होंने किया और मेरे अंदर ना वो चीज़ हाज़िर हो गई, जो भी चीज़ थी। तो वो मतलब सबके सामने मतलब वो हँस रही है, कभी क्या ना मतलब मैं बहुत वियर्ड सा बिहेव कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ, "तू मुझे थ्रो करेगा मतलब सोच ले बहुत पछताएगा" और ये वो जैसा उनको धमकियाँ वग़ैरह दे रही सबके कहने के मुताबिक। तो जो है फिर जो है ऐसा हुआ कि उन्होंने बताया कि इस मेरे ऊपर ना कुछ इल्म वग़ैरह करवाया गया है, काला इल्म ना। उन्होंने बताया कि इस बच्ची के ऊपर और सिर्फ़ हुआ इस वज़ह से या तो ये पागल हो जाए या जो है मेरे हस्बैंड मतलब इसका सिर्फ़ हल यही है कि डाइवोर्स्ड हल है। ये दोनों अगर आपस में अलग-अलगी कर लेते हैं ना, तो उस फिर ये ठीक हो जाएगी लड़की। नहीं तो लड़के को भी मसला होगा और लड़की की कंडीशन भी ऐसे ही रहेगी। मतलब ये ना भाग जाएगी। मतलब क्या उन्होंने ये कहा कि ये किसी भी वक़्त ये वाला शहर छोड़ के अपने वापस जहाँ मैं रहती थी ना, वहाँ चली जाएगी। अच्छा, ये सब हुआ ये सब तो मुझे उस टाइम नहीं पता था। ख़ैर काफ़ी परेशानी हुई घर में और उन्होंने बोला कि मैं ट्रीटमेंट इसका स्टार्ट करता हूँ, बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं है। अच्छा उस दौरान मुझे प्रेगनेंसी भी हुई थी और मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी कि मैं बेड से लगती मतलब मेरा जो बेड था आप यकीन मानें मैं इतना ऊपर उठ जाती थी। बाज़ औक़ात ना मतलब जब मेरे अंदर वो चीज़ हाज़िर होती थी, मेरी बहुत बुरी हालत हो जाती थी। तो और मैं अपने आप को नुकसान भी बहुत पहुँचाती थी। मतलब सब कट्स लग जाना और पहले ना मेरी सास और बाकी मेरे ससुराल वाले ये समझते थे कि शायद ये मैं खुद करती हूँ। मतलब जो कट्स वगैरह लगाती हूँ या जो भी इस तरह से है ये सब मैं खुद करती हूँ। लेकिन जब उन्होंने अपनी आँखों से देखा ना कि मेरी मतलब मेरे रूम में कोई भी काँच की चीज़ नहीं थी, सारी जो भी चीज़ें थी ना वो हटा दी थी सब। क्योंकि मैं बहुत हार्म करने लगी थी अपने आप को। तो उन्होंने जो है वो हर चीज़ हटा दी और इसी तरह जब मेरी कंडीशन ख़राब होती थी ना तो मुझे कोई सँभाल ही नहीं सकता था। मैं मतलब कह लें कि इतने-इतने लोगों को जो भी मुझे पकड़ता था उठा के फेंक देना, मार देना मतलब सब बहुत ज़्यादा मेरे अंदर पावर आ जाती थी सबके मुताबिक सब जो जिसने मुझे ये सब बताया हुआ है। तो ख़ैर उसके बाद कुछ इस तरह से हुआ
कि मुझे प्रेगनेंसी थी, तो फर्स्ट या सेकंड मंथ स्टार्ट था, तो डॉक्टर के पास गए, पता चला और फिर हम घर आ गए। तो उस दौरान फिर मुझे मेरी बहुत कंडीशन खराब, बुखार और ये सब। इवन मुझे ना सुबह का होश होता था ना रात का, मुझे पता ही नहीं चलता था वक्त कैसे गुजर रहा है। मेरे हस्बैंड ने उस टाइम मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा, वही मुझे सुबह नाश्ता करवा के जाते, रात में आके वही खाना खिलाते, दवाइयाँ देते। और इस तरह से मेरा बुखार जो था वो शदीद बढ़ गया, हॉस्पिटल लेके गए, डेंगू हो गया था मुझे। फिर खैर उसका ट्रीटमेंट हुआ, उसी दौरान मेरा मिसकैरेज हो गया। मेरा मिसकैरेज हुआ, उसके बाद मतलब मैं इतनी ज्यादा बीमार थी कि तकरीबन 1.5-2 महीने मुझे होश ही नहीं थी कि सुबह कब हुआ या रात कब हुई। मुझे कुछ भी नहीं पता था, ना मैं खाना खाती थी, ना मैं वॉशरूम जाना, मतलब जो काम था, मेरे जो हस्बैंड थे वो ही मुझे नाश्ता और खाना वो ही खिलाते थे। उसके अलावा मुझे नहीं पता था कि कौन कब जा रहा है, कौन कब आ रहा है, मुझे किसी चीज की होश नहीं थी। उस दौरान मुझे याद भी नहीं मेरे साथ क्या क्या पेश हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। खैर फिर हम लोगों ने घर शिफ्ट किया, घर शिफ्ट किया। अच्छा, फिर जो है ऐसा होना स्टार्ट हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मैं कलमा पढ़ना भूल गई। मुझे मुझे ये कहते हुए तो बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि कलमा अगर हमारा जो भी कोई इस्लाम में हमारा यही है कि कोई बच्चा बोलना स्टार्ट करे तो उसको हम सब पहला कलमा तो लाजमी याद करवाते हैं। और तकरीबन हर बच्चे को पहला कलमा आता है, मैं पहला कलमा भी भूल गई थी। मुझे कलमा भी याद नहीं आता, मतलब कभी मैं याद करने की कोशिश करूं तो मुझे कलमा भी याद नहीं आ रहा। और उस दौरान मैंने अपने हस्बैंड को भी बहुत तंग किया, बहुत ज्यादा, मतलब कभी क्या कहना, कभी क्या कहना, मतलब उल्टी सीधी फरमाइशें, और ये ला दो वो ला दो, आधी आधी रात को, मुझे नहीं पता, मुझे खाना है, मुझे चाहिए, और इस तरह ना। तो बहुत जिद करना, और जबकि वो मैं नहीं थी, वो कोई और चीज उन्हें परेशान करती थी। खैर उसके बाद जो है मैं जिस तरह मैंने आपको बताया, मैं कलमा पढ़ना भूल गई, मुझे आयतल कुर्सी याद नहीं आ रही थी, दुरूद शरीफ याद नहीं, मतलब मैं कोशिश करती थी कि मैं पढूं, लेकिन मैं भूल जाती थी, मुझे आधा से ज्यादा याद ही नहीं आता था। शायद मैं आपसे सही से एक्सप्लेन भी ना कर सकूं। मैंने उस टाइम बहुत सफर किया, बहुत ज्यादा। मैं इतनी तकलीफ में थी, इतनी ज्यादा। फिर मतलब जिस तरह मेरे ससुराल वाले भी घर पे नहीं होते थे, मेरी नंदे जो थी वो स्कूल कॉलेजेस वगैरह जाती थी, मेरे हस्बैंड काम पे, और मेरे जो सास और ससुर हैं वो भी कुछ शॉप वगैरह चलाते थे, तो वो भी घर पे नहीं होते थे। मैं अकेले होती थी घर पे सुबह के टाइम, 10 बजे से लेके 2 बजे तक। और आप यकीन माने कि मैं इतनी डरी सहमी हुई रहती थी कि मैं अपने रूम से बाहर नहीं आती थी। मिनाज भाई, हमारे टीवी लाउंज में जो क्या है, हमारा एक डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ था, और मैं अपने रूम में होती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि डाइनिंग टेबल को बकायदगी से कोई मतलब खींच रहा है, चेयर्स, जिस तरह चेयर को घसीटो तो आवाज आती है ना। और ऐसा लगता था कि घर में बहुत सारे लोग हैं, बातें कर रहे हैं, और ये सब कुछ जिस तरह हंस रहे, बोल, और बिल्कुल धीमी आवाज आती थी, शोर नहीं आता था, धीमी धीमी आवाजें आती थी, लेकिन ऐसा मौजूदगी का एहसास होता था कि टीवी लाउंज में बहुत से लोग हैं। और एक दफा तो मैं इतनी ज्यादा, मतलब जब स्टार्टिंग में ये सब होना स्टार्ट हुआ ना, तो मैंने ना रूम अपना लॉक कर लिया, मतलब लॉक से मुराद कि मैंने अपना रूम बंद करके कुंडी लगा दी। और थोड़ी देर बाद ना मेरा रूम बकायदगी से बजना स्टार्ट हो गया, मतलब जहाँ नॉक करता है ना कोई, मुझे वैसा महसूस हुआ, और मैं इस कदर डर गई। मैं मतलब मुझे समझ में नहीं आता था ये क्या हो रहा है मेरे साथ और क्यों हो रहा है। और बकायदा वो एक दफा नहीं, कितनी दफा वो रूम नॉक हुआ। फिर खैर मैं उस टाइम वो जैसे तैसे मेरा वक्त गुजरा बहुत मुश्किलों से। 2 बजे मेरी जो नंदे थी, दो छोटी, वो स्कूल से आ जाती थी। वो जैसे ही आई, मैंने दरवाजा, उसके बाद मैं रूटीन में आना, जिस तरह हल्का फुल्का जो भी घर का काम होता था उसके बाद में करना स्टार्ट होती थी। लेकिन बाज औकात तो मेरी तबीयत इतनी खराब होती थी कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी। इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया, मैं कलमा और ये सब कुछ भूल गई, तो जिनसे मेरा इलाज हो रहा था उन्होंने यही बोला कि मतलब इसके ऊपर इतना सख्त अमल है, वो ये ताबीज का बोला था कि एक ताबीज ना, मतलब किसी कब्र में, मतलब मुर्दे के साथ इसका दफनाया गया है। और एक ताबीज उसी कब्र के उसी कब्र पे दरख्त है, दरख्त के ऊपर ना वो ताबीज लटकाया गया है, इस तरह से कुछ था। तो मतलब
इसका अगर यही है कि अगर ये दोनों अलग-ही कर लेते हैं तो ठीक है। मतलब जो है इसको लड़की ठीक हो जाएगी, नहीं तो लड़की की कंडीशन दिन-ब-दिन खराब होती जाएगी। फिर भी उन्होंने बोला चलो हम अपनी तरफ से जितना हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ। उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए कुछ नहीं दिया क्योंकि उस टाइम मैं कलमा तक नहीं, और मेरी इतनी बुरी हालत थी, इतनी ज़्यादा कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मुझे कोई एक बंदा हैंडल ही नहीं कर सकता था। और अक्सर रातों में ऐसा होता था कि मैं लेटे-लेटे मुझे बेड से नीचे कोई घसीट लेता था। मेरे हस्बैंड मुझे पकड़ के सोते थे रात में, और ऐसा अक्सर ना रात में मुझे ऐसे कोई पकड़ के ना घसीट लेता था, सब बेड से नीचे को कर लेता था और मैं एकदम उठती थी, और मतलब वही मेरे हस्बैंड ने ग्रिप की भी होती थी, तो एकदम वो पे उठ जाना, और मैं बहुत रोती थी उस टाइम कि या अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों है? और जो है मैं मतलब इतना मैं क्यों मैंने तो कभी ऐसा मतलब मैं क्यों इतनी बीमार हो गई हूँ? मैं और जैसे कि मैं कलमा वगैरह भी नहीं पढ़ सकती थी। मेरे हस्बैंड मुझे बच्चों की तरह कलमा पढ़ाते थे कि ये पढ़ो, पहला कलमा और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मतलब एक-एक लाइन दुरूद शरीफ, आयतुल कुर्सी, वो मुझे डेली रेगुलर रात में वो लेके बैठते थे। जिस तरह हम सो रहे होते थे लेटते वक़्त, मुझे हर एक-एक चीज़ ये रिपीट करवाते कि ऐसे कलमा पढ़ो, ऐसे कलमा पढ़ो, ये करो, वो करो। और उस टाइम ऐसा होता था कि मैं अगर जाए नमाज़ पे भी खड़ी होती थी और मैं इतनी बुरे तरीके से गिरती थी कि मैं नमाज़ भी नहीं पढ़ सकती थी। मैं बहुत पता नहीं मुझे क्या हो गया था उस दौरान। और फिर इसी तरह जो है मैं रात में सो रही होती थी, तो अक्सर मुझे वो चीज़ें महसूस होती थी, दिखती थी पास खड़े हुए। कभी जो है वो मेरे सरहाने पे, कभी मेरी टाँगों की तरफ, और मैं इतनी इस कदर मैं चीखें मारती थी, और कभी ऐसा लगता था कोई झाँक रहा है मुझे, कोई देख रहा है पर्दे के पीछे से, और कभी क्या, कभी क्या। ख़ैर इस दौरान जो है मेरे वालिद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो मेरी मदर ने मुझे अपने घर बुलाया कि तुम इधर आ जाओ। मैं उधर गई, ख़ैर उस दौरान मैं जैसे ही पहुँची 1 दिन बाद मेरे फ़ादर जो हैं उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ हुई तो मेरे साथ पहले ये मामलात चल रहे थे। तो है फिर जब मतलब थोड़ा-सा टाइम गुज़रा मैं वहीं रही, तो अचानक मेरा साँस बंद हो जाना, मतलब बिल्कुल साँस नहीं ठीक होती थी लेकिन एकदम मेरा साँस बंद हो जाना, और जिस तरह मैं तड़प रही होती थी, तो मेरी कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे घर वाले मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ होती थी, जब वो मुझे लेके जाते थे हार्ट बीट मेरी बहुत तेज़ होती थी, साँस उखड़ रहा होता था और ये वो। तो ख़ैर डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट वग़ैरह करते थे, नींद का इंजेक्शन या पता नहीं किस चीज़ का इंजेक्शन लगता था, मैं सो जाती थी। घर आती थी, फिर इसी तरह मतलब कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक्टिविटी मेरे साथ होती रहती थी, मैं डर जाती थी और चीखें मारना, और इस तरह से। तो जब मेरी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होना शुरू हुई, तो मेरी मदर जो हैं उन्होंने मुझे मेरी बहन के साथ किसी एक लेडी के पास भेजा। उस वो लेडी, उनको ना हम काफ़ी टाइम पहले से जानते थे, वो थोड़ा ये दम वग़ैरह करती थी। तो उन्होंने जो है मुझे दम वगैरह किया, तो उन्होंने भी वही सेम सारी चीज़ें बताई जो उन्होंने बताई थी ना, कि इस तरह भी इसके ऊपर इल्म हुआ हुआ है और बहुत गंदा इल्म हुआ हुआ है, इसका तोड़ करना पड़ेगा, ये बच्ची की जान, और मतलब कोई एक चीज़ नहीं है, इसके पास बहुत सी चीज़ें मतलब इसके ऊपर भेजी गई हैं। तो उन्होंने ख़ैर उसको हाज़िर करके भी पूछा कि तुम कौन हो? तुम, कभी वो क्या बोले, कभी वो क्या, मतलब ना वो किसी एक बिना मतलब कोई एक स्टेटमेंट नहीं होता था जो मेरे अंदर हाज़िर होता था ना, कह लें जो भी चीज़ें थी, उनका कोई एक स्टेटमेंट नहीं होता था। कभी वो किसी बच्चे की शक्ल में आ जाता था, कभी किसी बड़े की शक्ल में आवाज़ चेंज करके ना, और इस तरह से कभी क्या, और कभी बोले कि मैं ट्रेन से आ गया हूँ, कभी बोले मैं ऑफ़िस से आ गया हूँ। मतलब अलग-अलग कहानियाँ बनाते थे वो लोग, उन्होंने एग्ज़ैक्ट कभी भी नहीं बताया। और वो यही होता था कि हमें तो मतलब किसी ने भेजा है। और कभी ये भी बोलते थे, कभी बोलते थे हम तो खुद आए हैं, मतलब वो कोई एक स्टेटमेंट उनका रहता ही नहीं था, वो चेंज करते रहना, और कभी क्या-क्या कहानी बनाना, कभी क्या कहानी बनाना। तो इस तरह मेरी कंडीशन दिन-ब-दिन खराब, और मुझे जगह-जगह कट्स लगने, और बहुत बुरी हालत। खैर उसके बाद जब थोड़ी-सी मैं स्टेबल हुई, तो मुझे वापस मेरे ससुराल में आ गई। वहाँ पे आई हूँ तो ख़ैर जैसे हम रूटीन के काम और ये सब इनमें बिज़ी हो जाना, होता था मेरे साथ महसूस। फिर ख़ैर उस टाइम तक ना, जब मैंने अपना इलाज अपनी मदर के कहने पे उन लेडी से करवाया ना, उस दौरान मैं वापस से अपने रूटीन पे आ गई। जिस तरह मेरे हस्बैंड की भी बहुत मेहनत थी इसमें, वो मुझे जिस तरह डेली बेसिस पे आयत वग़ैरह पढ़ाना,
तो इस वजह से कह लें कि मैं वापस से वो आयतें मैंने शुरू कर दी पढ़नी। तो उन्होंने मुझे सिर्फ़ इतना बोला था जिनसे मेरा ट्रीटमेंट था कि जब तुम सोने लगो ना तो अपने सीने पे हाथ रख के, सीधा हाथ रख के आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है 41 दफ़ा। लेकिन मतलब मुझसे इतना तो नहीं पढ़ा जाता था। उन्होंने ये बोला कि आपने कोशिश करनी है कि आप सिर्फ़ आयतुल कुर्सी का विर्द करो, कलमा, आयतुल कुर्सी ये सब तुम चलते-फिरते पढ़ती रहा करो। अच्छा, ठीक है। उसके बाद जो है मैं इधर घर पे अपने ससुराल में आई हूँ, तो कुछ टाइम बाद मेरे ससुर बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल ठीक, उन्हें कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, उनकी डेथ हो गई। अभी मेरी अम्मी की इद्दत पूरी नहीं हुई थी, मेरे ससुर की डेथ हो गई अचानक, बिल्कुल ठीक थे वो भी। उनकी डेथ हुई मतलब वही कह लें कि उनकी डेथ हुई थी ढाई ढाई पौने 3 बजे के टाइम पे ना, तो फिर मतलब डॉक्टर्स के मुताबिक उनको हार्ट अटैक हुआ था। फिर उनकी डेथ हुई अगले दिन क्योंकि काफ़ी मतलब उनके जो बहन-भाई वगैरह थे वो दूसरे शहर में रहते थे, तो उनको आने में भी टाइम लगा। उसके बाद उनकी तदफ़ीन वगैरह हुई, तो कह लें अगले दिन रात में उनकी तदफ़ीन हुई थी। तो जैसे उनकी तदफ़ीन हुई तो मतलब सुबह फ़जर के टाइम मेरे हस्बैंड जा रहे थे, मैंने कहा मुझे भी ले जाएँ। तो अच्छा उनके भी ज़हन में ऐसा क्योंकि रिसेंटली मेरे फ़ादर की डेथ हुई थी तो मैं बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा रोती थी कि मुझे कोई कब्र पे भी नहीं लेके गया और ये वो। तो फिर ना उन्होंने मुझे कहा अच्छा आओ चलते हैं हम वो मुझे ले गए। अच्छा उस दौरान वही था जिस तरह मैं कब्र पे हम गए, हमने सूरह यासीन वगैरह पढ़ी और हमने दुआ वगैरह की, हम वापस आ गए। जैसे ही मैं वापस आई हूँ मेरे साथ वो हरकतें फिर शुरू और मैं इस कदर बीमार कि मैं कुछ देख ही नहीं रही, वही कट्स लगना और सब कुछ और मैं मेरी पूरी गर्दन मुड़ जाना और मैं जैसे आपको बताया ना बेड से ऊपर उठ जाना। ये मतलब कह लें कि ज़ाहिर-सी बात है इंतकाल हुआ था, पूरा खानदान जमा था और पूरे खानदान ने देखा मेरे पास कोई बंदा आके नहीं बैठ सकता था। और मेरे हस्बैंड को बाहर के ज़ाहिर-सी बात है, उनके घर में डेथ हुई हुई थी, तो सब उन्हों उन और वो एक ही बेटे थे, तो उन्होंने ही सारा सब कुछ देखना था, सारे सिस्टम्स और सब कुछ जो भी था खाना, लोगों को सब दुआ करने आते हैं इयादत के लिए और ये सब कुछ। तो अब मेरे हस्बैंड को मेरी भी फ़िक्र क्योंकि मेरे पास कोई भी आके नहीं बैठता था। मैं अकेली अपने आप को नुकसान पहुँचाती रहती थी। इवन इन लोगों ने डॉक्टर्स के पास भी लेके गए, मुझे एक दफ़ा तो नींद की गोली भी खिलाई कि मैं सो ही रहूँ और ज़ाहिर-सी बात है कुल थे तो भी सुकून से दुआ वगैरह हो जाए, लेकिन मेरी कंडीशन इस कदर ख़राब थी कि मैं कभी क्या कर रही हूँ और हँसना और मेरी ना इवन टकरे मार रही थी, मेरे सर पे ना वो दरारें सी पड़ गई, मेरा चेहरा अजीब-सा हो गया और मतलब ना कह लें कि मैं कट चेहरे पे भी मेरे कट लगे हुए थे और गर्दन पे, कमर पे, पेट पे मतलब पूरा जिस्म मेरा ना ऐसा लग रहा था सब मैंने खुद नोचा है किसी नुकीली चीज़ से और बाकायदा हालाँकि मेरे नाखून भी नहीं थे, फिर भी। मैं इतनी मेरी बुरी कंडीशन थी कि इनको जो है मुझे रस्सी से बाँध के मुझे बेड के साथ बाँध के रखा गया कि मैं अपने आप को नुकसान ना पहुँचाऊँ, लेकिन मेरे तो वो कट्स ऑटोमैटिकली खुद ही लग रहे थे। और मैं इतनी ज़्यादा बीमार थी, मेरे हस्बैंड ने बहुत मुश्किलों से जो है वो 2 दिन गुज़ारे क्योंकि मेहमानों का बहुत आना-जाना हो रहा था और ज़ाहिर-सी बात है हर कोई दुआ करने आ रहा था। तो उन्होंने जो है वो मतलब ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने बाहर भी देखना उनको मेरी भी फ़िक्र कि मैं मज़ीद नुकसान ना पहुँचा दूँ, मैं कुछ और अपने साथ ना कर लूँ। ख़ैर फिर ऐसा हुआ कि बस मेरी बहुत बुरी हालत थी। फिर जो है मतलब मैं मेरे पास ना उन्होंने मेरी एक कज़िन है, उनको बिठाया कि थोड़ी देर प्लीज़ आप रिक्वेस्ट की कि ये कुछ भी नहीं करेगी, ये सोई हुई है, बस इसके पास बैठ जाओ। तो मैं फिर वो मेरी कज़िन जो थी वो मेरे पास आके बैठी तो उसपे भी जो आपको पता है ख़ानदान वाले जो बोलते हैं वो मतलब लड़की थी उसकी भी शादी नहीं हुई थी, नहीं तुम्हारे पीछे चीज़ें चिमट जाएँगी, तुम्हारे साथ भी ये सब होना शुरू हो जाएगा। मतलब वो उसको भी सब डरा रहे थे कि तुम इसके पास मत बैठो, ये ना हो तुम्हारे साथ भी ये मसला स्टार्ट हो जाए, आगे तुम्हारी शादी होनी है, ये है, वो है। लेकिन वो जो है वो मेरी दोस्त भी थी, कज़िन भी थी, वो मुझे छोड़ के नहीं गई जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आ गया। ख़ैर, फिर ये लोग जो हैं इन्होंने मेरी मदर को जब पता चला कि मेरी कंडीशन इस कदर ख़राब है, उन्होंने मेरी बहन को मतलब भेज दिया था। मेरी बहन पहुँच गई थी तीजे से पहले ही। तो मेरी बहन ने फिर उसके बाद जब मेरी बहन आ गई
तो इन्होंने जो है मेरी बहन ने मेरा ख्याल रखा और उनके सामने मेरी ऐसी कंडीशन थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक दिन मेरी बहन मेरे साथ रूम में सो रही थी। उस टाइम मेरी कंडीशन जैसे मैंने आपको बताई खराब थी, तो वो मेरे रूम में सो रही थी। तो उनको भी ऐसा महसूस हुआ कि ऑटोमेटिकली उनकी टांगे कोई उठा रहा है और उनके हाथ कोई मतलब जिस तरह हाथ को कोई ना जिस तरह बुलाते हैं ना छेड़ते हैं हाथ पे मतलब जिस्म पे ऐसे हाथ लगाना। उनको ऐसा लगा कि उनके हाथ को पकड़ के ना कोई उन्हें हिला रहा है और उनकी टांगे भी ऊपर एकदम हवा में उछली है और जोर से नीचे बेड पे लगी और उनको मतलब ना एकदम वो डर के उठ गई। तो उन्होंने देखा तो जाहिर सी बात है उनको भी थोड़ा खौफ आया और उनके साथ छोटे बच्चे भी थे। खैर जो है जैसे तैसे वो सुबह हुई उन्होंने ये बात मेरे हस्बैंड को बताई कि भी मेरे साथ भी ऐसा। अब जाहिर सी बात है उनका ना छोटा बच्चा था जो कि तकरीबन 2 महीने का था या 2.5 महीने का उनका एक बेबी था। तो उन्होंने बोला नहीं आज के बाद से ना आप इधर नहीं सोए, आप दूसरे रूम में सोए, इधर मैं ही सोऊंगा। तो मेरी कंडीशन वही दिन ब दिन खराब होना और ये सब कुछ। तो ये सब चल रहा था तो उन्होंने बोला कि ऐसे तो नहीं चल सकता, इसको मैं लेके जाऊंगी अपने साथ, इसका ट्रीटमेंट वगैरह करवाना पड़ेगा। फिर जो जिनसे मेरा इलाज चल रहा था ना तो वो आए हुए थे इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में की तरफ ना कहीं चक्कर उनका लगा जो लेडी थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप वहीं रुके, मैं अगर आप यहाँ नहीं आ सकती तो मैं इसको लेके वहां आता हूँ। तो उस दौरान ना मेरी एक पूरी साइड जो कह लें सीधी साइड थी ना वो बिल्कुल पैरालाइज हो गई थी। मेरे मैं ना बात कर सकती थी, मतलब मैं अल्फाज अदा करना चाहूँ तो मेरी जबान साथ नहीं दे रही थी, मैं बोल नहीं पा रही थी और मेरी पूरी एक साइड बिल्कुल पैरालाइज थी। अच्छा डॉक्टर ट्रीटमेंट भी मेरा साथ साथ चल रहा था और फिर उन्होंने बोला कि एक दफा आप इसे दम कर दें। फिर हम उनके तरफ गए हैं। बहुत मुश्किलों से वो सफर इतना मुश्किल था, हाईवे का जो रास्ता था हमारी गाड़ी पूरा मतलब उन्होंने बोला कि ये इतनी आसानी से तो नहीं आएगी, जाहिर सी बात है, लेकिन तुम लेके आओ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तुम इसे लेके आओ, इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम खैर आफियत से मेरे पास तक पहुंच जाओगे। अच्छा खैर उन्होंने जो है वो मुझे मतलब जिस तरह गाड़ी में बिठाया मुझे लेके जा रहे थे वो। तो मतलब पूरे रास्ते वो गाड़ी कभी इधर कभी उधर हाईवे पे, और आपको पता है हाईवे पे ट्रक और जो भी गाड़ी आती है वो तेज रफ्तारी होती है। मतलब कितनी दफा ऐसा हुआ कि एक्सीडेंट होते होते हम लोग बचे हैं। खैर हम वहां गए, मुझे उन्होंने सेटल किया, कोई दम वगैरह किया, तो मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इवन गाड़ी का हशर नशर हो गया था क्योंकि कभी मैं टांगे मार रही हूँ कभी मैं हाथ मारी, और जिन्होंने मेरी एक खाला भी थी वो गई भी थी ना हमारे साथ। तो वो उनके ना अब मुझे तो नहीं क्योंकि उस टाइम मुझे तो होश नहीं थी, मुझे नहीं पता कि उनके बच्चे वो अपने किसके पास छोड़ के आएंगे या क्या। तो उस रात ना कहीं उनके बच्चे घर पे अकेले होंगे तो वो खाला भी दिल दिल में जिस तरह कुछ पड़ रही है और मेरा हाथ वगैरह पकड़ा हुआ था क्योंकि ना मैं शीशे को तोड़ने की कोशिश करी थी गाड़ी के। तो उन्होंने मेरा हाथ वगैरह पकड़ा हुआ था कि तो उनको भी मैंने धमकी दी, मतलब उस जो मेरे अंदर जो चीजें थी उन चीजों ने उनको भी धमकी दी कि मेरा हाथ छोड़ दे और जो ये तू पढ़ रही है ना इसको बंद कर दे, नहीं तो जो तेरे 2 बच्चे घर में अकेले बैठे हुए हैं इस वक्त वो बिल्कुल अकेले हैं, तू सोच ले मैं उनके साथ क्या करूंगा। एकदम जब उन्होंने ये चीज सुनी ना तो उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया और बस खैर मेरे हस्बैंड भी साथ थे कि मैं जंप ना मारूं, एक तरफ वो थे एक तरफ खाला थी और बीच में मैं बैठी हुई थी गाड़ी में। खैर जैसे तैसे वो सारा जो सीन था वो खत्म हुआ, मैं फिर घर पे ले आए, मैं सो गई, सुबह उठी वही मेरा एक तरफ ना काम नहीं कर रहा था तो मुझे फोन पे दम वगैरह करवा देते थे। आहिस्ता आहिस्ता मैं मतलब मेरा हाथ ठीक हो गया, मतलब जिस समय मैं चलने भी लग गई और सही हो गई। फिर कुछ टाइम में मेरी मेरी बहन ने बोला कि मैं इसे ऐसे तो नहीं छोड़ के जा सकती, तुम कहो तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊं। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, जाहिर सी बात है वो भी काम पे मेरे हस्बैंड भी एक अकेले थे कमाने वाले, उन्होंने बाकी सब भी देखना था और फिर काम वगैरह जॉब अपनी स्टार्ट करनी थी। मुझे इन्होंने वापस भेज दिया मेरी अम्मी के घर। फिर वहां पे जो है कुछ टाइम बाद जब मेरी अम्मी की इद्दत खत्म हुई तो मुझे अम्मी लेके जाती थी उनके पास दम वगैरह करवाने और सब कुछ सारा जो था मेरा वहां से इलाज चलता रहा काफी अरसा। फिर मैं वापस अपने ससुराल आई।
फिर मेरे साथ वही मसले स्टार्ट हो गए। तो उन्होंने ये बोला था कि हम उन्होंने कितनी दफा तोड़ के उन्होंने बोला था कि यहाँ से तो तोड़ हो जाता है, लेकिन जो ये चीजें कर रहा है ना, वो कभी भी नहीं रुकेगा। मतलब वो तुम दुआ करो कि अल्लाह पाक उसे हिदायत दे कि वो मतलब मुसलसल इस पे वो जादू टोना हो ही रहा है, मुसलसल पढ़ाई हो रही है कि भाई कि किसी तरह से ये लड़की पागल हो जाए, ये बस खत्म हो जाए, या तो ये मर जाए या ये पागल हो जाए या इससे शौहर इसको छोड़ दे। तो मेरे हस्बैंड ने ये बात बोली थी कि मैं छोड़ूंगा तो ठीक है, अगर मतलब जाहिर सी बात है हमने बहुत मेंटली सफर किया, हमारे हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ। और फिर मेरे हस्बैंड का कहना ये था कि ठीक है अगर वो जान लेना चाहती है ना तो ठीक है वो हमें मार दे, लेकिन हम लोग अलहदगी नहीं हो मतलब हम लोग अलहदगी नहीं करेंगे, हम एक साथ ही रहेंगे। तो ठीक है, अब बाकी जो अल्लाह की मर्जी। फिर उन्होंने खैर तावीज़ वगैरह दिए कि उन्होंने बोला कि आपने ना ये जलाने हैं 40 दिन, 41 डेज आपने ये जलाने हैं। तो मेरे हस्बैंड वो मतलब जब तावीज़ और वो जलाने कैसे थे, कोयलों पे ना, मतलब कोयलों को आपने बिल्कुल रेड रेड सा करके उनके ऊपर वो तावीज़ जलाने थे। तो डेली बेसिस पे पता नहीं कितना क्या था, वो सारे मेरे हस्बैंड करते थे। तो तब भी सबने बहुत रोका, बहुत टोका कि मत करो, ये चीजें तुम पे अटैक करेंगी, तुम एक अकेले ही बेटे हो और ये है वो है, छोड़ दो, क्या हो गया, अच्छा बस खैर है, इसको अपनी माँ की तरफ रह लेगी। मतलब लोगों ने भी बहुत कुछ ये चीजें सुनने को मिली कि बस तुम छोड़ दो, तुम क्यों इसके पीछे मरे जा रहे हो, और दूसरा कि तुम अकेले लड़के हो, तुम्हारे आगे ना पीछे मतलब तुम्हारे घर वालों का कोई भी नहीं है, तो तुम इन सब चक्करों में नहीं पड़ो, तुम जो ये सब कुछ कर रहे हो ना तो ये उल्टा तुम पे चीजें अटैक करेंगे। अच्छा उस दौरान मेरे हस्बैंड को बहुत सी ऐसी चीजें मतलब देखने को भी मिली। कभी उनको जिस तरह वो काम पे जाते थे वही जिस तरह दुल्हन के लिबास में, कभी हमारे रूम में जैसे कि कहने के रूम में ना दरवाजे के पीछे उनको एक दफा एक लड़की, मतलब लड़की कह लो या चुड़ैल कह लो, पता नहीं वो क्या चीज थी, उनको वो दिखी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड इन चीजों से डरते नहीं है। वो जिस तरह साथों साथ कुछ ना कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देना, और उन्होंने मेरी जो कंडीशन थी उन्होंने ही मुझे संभाला। वो पूरा पूरा दिन मतलब काम करते थे, और इवन आप यकीन माने कि मुझे देखने वाला कोई भी नहीं था उस टाइम, सब पीछे हट गए थे। मेरे ससुराल वाले और किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरे हस्बैंड काम पे जाते थे तो पीछे मैं अकेली होती थी, और हम एक ही घर में रहते थे। जिस तरह मेरा रूम साइड पे था, और जो हमने दो घर शिफ्ट किया था ना, मेरा रूम साइड पे था तो, और दो रूम दूसरी तरफ थे, और बीच में काफी बड़ा सा सहन था। तो मेरे ससुराल वाले दूसरी तरफ रहते थे और उन्होंने मुझे बिल्कुल कॉर्नर वाला एक कमरा दिया था कि तुम लोग यहाँ रहो। तो जो है इवन हम एक घर में रहते हुए मुझे कोई बंदा नहीं देखता था कि मैंने कुछ खाया है, मैंने पिया है, मैं जिंदा हूँ, मैं मर गई हूँ, कोई भी मुझे नहीं देखता था। इवन वो सर्दियों की रातें थी, और आपको पता है कि इस्लामाबाद में रावलपिंडी में जो सर्दियां होती हैं वो बहुत ही मतलब कह ले कि बिल्कुल खामोशी होती है उन सर्दियों में। और मेरी इस कदर कंडीशन खराब होती थी, मैं अक्सर मेरे हस्बैंड आते थे तो मेरा मतलब पूरा जिस्म कटा हुआ, मेरे हाथ कटे हुए होते थे, मेरा ब्लड निकल रहा होता था, और वो आके मुझे उठाना, मुझे होश में लाना, मुझे मतलब मेरे जो कट्स थे उन पे दवाई लगाना, फिर मुझे बिठा के खाना, जो भी वो लेके आते थे बाहर से वो मुझे बिठा के खाना वगैरह खिलाना। तो उस टाइम मैंने बहुत मुश्किल वक्त देखा, मेरा किसी ने भी साथ नहीं दिया, हम लोग बिल्कुल अकेले थे। मतलब कह लें कि एक वक्त की रोटी देने अब वाला भी हमें कोई नहीं था, या कोई होता है ना सब बैक सपोर्ट होती है, कोई भी नहीं था। सिर्फ एक फोन पे हम दम, और मेरे हस्बैंड यही बोलते थे मैं तुम्हें कितनी दफा मतलब कब तक मैं तुम्हें मार छोड़ूंगा अम्मी की तरफ तुम्हारी। खैर जो भी है, मेरा ट्रीटमेंट वगैरह चलता रहा उन्हीं से ही। फिर मतलब मुझे होता था 2-3 महीनों में या 6 महीनों में मुझे वहां पे जाना पड़ता था जिनसे मैं इलाज करवा रही थी। तो उस दौरान कितनों मतलब जो मेरे चाचू वगैरह थे और ये सब थे, इन्होंने कितनी मतलब जिनसे इलाज का उन्होंने बोला कि भी बाहर सऊदी अरब में कोई है उनके जानने वाला, तो मैंने उनसे पता करवाया है। तो उसने बोला है कि ना आप ना मुझे 14,000 रुपये, नहीं 14 नहीं, सॉरी 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 14 नहीं, आप मुझे पता नहीं कितने 47 के 50,000 कुछ इस अराउंड में आप मुझे रकम सेंड करो,
ताकि मैं एक ना कोई बकरा काला बकरा लेके ज़िबा करूँगा और मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है और ये सब कुछ तो भई मैं एक चिल्ला काटूँगा और मैं बकरे को ज़िबा करूँगा, खून से कुछ करूँगा उसके और चिल्ला काटूँगा तो वो लड़की ना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मतलब जो भी उसके ऊपर चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएँगी, वो इसे छोड़ के चली जाएँगी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं इस तरह वाला तो हम कभी भी नहीं करेंगे क्योंकि जहाँ से मेरा इलाज हो रहा था ना, जो लेडी मेरा इलाज कर रही थी, वो बिल्कुल पैसे नहीं लेती थी। मतलब वो बिल्कुल पैसे नहीं लेती थी। वो सिर्फ़ हाँ, वो सदका खैरात वग़ैरह करवाती थी लेकिन वो कहती थी पैसे पैसे नहीं चाहिए मुझे। मैं ये सब कुछ अल्लाह की राह पे करती हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो ख़ैर उन मेरे हस्बैंड ने वहाँ से भी मना कर दिया। फिर इसी तरह एक दफ़ा जो है हमें एक और दफ़ा वो मतलब किसी ने हमें बताया कि भई फलाना-फलाना बंदा है और वो ये इन सब का ना काले इल्म का तोड़ करता है, लेकिन वो मुस्लिम नहीं है, वो नॉन मुस्लिम है, तुम एक दफ़ा उसके पास इसको लेके जाओगी ना वो ठीक कर देगा। तो मेरे हस्बैंड ने वहाँ से भी मना कर दिया नहीं बस इसका इलाज चल रहा है। तो सबका कहना ये था कि भई इतने सा मतलब टाइम हो गया इसका इलाज चल रहा है और ये अब तक जो है ये ठीक नहीं हुई, इसकी कंडीशन वैसी की वैसी ही है। तो उन्होंने ये बोला कि भई ये आराम-आराम से एकदम तो अब ज़ाहिर-सी बात है वो चीज़ नहीं ख़त्म हो सकती और मेराज भाई मैंने उस टाइम इतनी खौफ़नाक चीज़ें देखी है ना, अभी भी मैंने आपको बहुत कुछ स्किप करके बताया तब भी ये स्टोरी इतनी लंबी हो गई और टिल डेट मैं इन सब चीज़ों का सामना कर रही हूँ। लेकिन हाँ, अब ये होता है मेरे जब से मैं उनसे इलाज करवा रही थी ना, तो फिर मैं तकरीबन अपनी मदर की तरफ नहीं हूँ 3 साल। मेरे साथ ये सब मामलात शुरू हुए 2017 में। 2017 के एंड में स्टार्ट हुए और अब तक मैं इन सब चीज़ों से लड़ रही हूँ। और कह लें कि फिर मतलब जिस तरह उन्होंने मुझे बोला कि 24 घंटे वज़ू में रहो, जब मैं थोड़ी बेहतर हुई ना, तो उन्होंने मुझे फिर ये चीज़ बोली थी कि आप 24 घंटे वज़ू में रहो, वज़ू करके सोना है, उठोगी तो वज़ू करना है, वॉशरूम इवन कुछ भी हो जाए, नमाज़ों के अलावा भी जो 5 वक़्त की हम नमाज़ पढ़ते हैं, उसके अलावा भी आपने वज़ू में रहना है। आपने वज़ू अपना नहीं टूटने देना और दूसरा कि आप चलते-फिरते ना ज़्यादा ना सही तो कलमा या आयतल कुर्सी ये आप पढ़ा करो। तो मैं ये सब कुछ भी करती थी और फिर मतलब जो मेरी लास्ट कंडीशन थी मेरा वही फिर बोलना वगैरह लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। मेरा बोलना बिल्कुल बंद हो गया था, मेरी पूरी मैं नीचे वाला जो हिस्सा था मैं बिल्कुल पैरालाइज़ थी, मेरी टाँगों में जान ही नहीं थी। तो डॉक्टर्स के पास जाना, उन्होंने वही ऑब्ज़र्वेशन में रखना, उनको भी समझ में नहीं आती थी। बस उनको ये था इसका ब्लड बहुत कम है, मेरा ब्लड भी कम हो गया था बहुत ज़्यादा। इसका ब्लड कम है और जो है इनको वीकनेस है बहुत ज़्यादा, इस वजह से इनकी कंडीशन ऐसी है। टेस्ट वगैरह भी मेरे हुए, लेकिन डॉक्टर्स का यही कहना था कि हम ऑब्ज़र्वेशन में रखेंगे फिर हम बताएँगे। तो ख़ैर मेरी मदर ने फिर मैं इवन मैंने अपनी ज़बान से ना कुछ बोल भी नहीं सक रही थी। आप यकीन मानेंगे मेरी मदर मेरे सरहाने बैठी रहती थी और वो रोती रहती थी कि अल्लाह ताला मेरी बच्ची को इतनी अज़ियत, ठीक है अल्लाह ताला अगर ऐसी ज़िंदगी क्योंकि बिल्कुल कह लें मैं मोहताजगी की ज़िंदगी पे आ गई थी। मैं उठ के बैठ भी नहीं सकती थी, ना खाना, ना पीना, इवन मैं बोल भी नहीं सकती थी। तो मेरी मदर का ये था अल्लाह ताला फिर इसको पर्दा दे दे, मतलब इसको उठा ले, इतनी अज़ियत में मैं अपनी औलाद को नहीं देख सकती। ख़ैर वो बहुत मुश्किल वक़्त था, बहुत मुश्किल वक़्त था। उसी कंडीशन में कुछ टाइम मुझे लगा, मैं रिकवरी की तरफ आई और ये नहीं कि मेरा सिर्फ़ रूहानी इलाज चला, मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट भी साथ-साथ था, मेरा रूहानी ट्रीटमेंट भी साथ-साथ था। ख़ैर जैसे-तैसे हमारे उस दौरान ना मेरे कपड़े भी फट जाते थे और उन पे बाकायदगी से खून के निशान होते थे। मतलब मैं कोई भी सूट निकालती थी ना पहनने के लिए तो मैं देखती थी इस पे निशान है खून के, छींटें पड़ी हुई होती थी और इस तरह से बहुत सुइयाँ निकली मेरे तकिए से, मेरे बेड से, तावीज़ निकले, बहुत कुछ ऐसा ख़ैर मैंने जो है फ़ेस किया हम लोगों ने और एट द एंड ये है कि टिल अभी तक मेरे साथ ये चीज़ें लेकिन अब थोड़ा-सा बेनिफिट ये है कि मैंने मुसलसल वहाँ से इलाज करवाया 3 से 4 साल लग के, तो कह लें कि अब जो चीज़ें मेरे ऊपर हाज़िर होती थी ना, वो नहीं होती। लेकिन हाँ, कभी-कभी मुझे महसूस होता है और रुकावटें आती हैं, मेरी हर काम में रुकावट आती है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से मुझे कहा था कि आपने वज़ू नहीं तोड़ना, होता है बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि इंसान ज़ाहिर-सी बात है, उस तरह प्रॉपर
कहने की दीनदारी की तरफ तो नहीं हूँ मैं, लेकिन जितना होता है नमाज पढ़ना और दुरूद शरीफ, आयतल कुर्सी डेली रात में, जिस तरह आयतल कुर्सी और चारों कुल का विर्द करना, सुबह उठते के साथ विर्द करना, ये सब है। इन सब की वजह से, नमाज और बाकी सब की वजह से वो चीजें बहुत कम हो गई है, बहुत बहुत हद तक कम हो गई है। लेकिन अभी भी कभी कभी मुझे प्रेजेंस फील होती है, बाज औकात मुझे कभी कभी, बहुत कम, लेकिन कभी कभार मुझे कुछ दिख जाना। और हाँ, बस जब मेरी कंडीशन खराब होना शुरू होती है तो वही मेरे कंधे के खिंच जाते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कोई कंधे पे बैठा हुआ है। और एक दफा तो मैंने ऐसा देखा भी है, अपने कंधे पे कोई एक छोटी सी, जैसा बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा, बच्चा नुमा, मैंने कोई एक चीज बैठे हुए भी देखी थी और मैं बहुत चीखी थी, बहुत ज्यादा। वो मैंने मिरर में देखी थी, ऐसा मैं मिरर में, जिस तरह कह लें कि मैं कुछ काम कर रही थी तो ऐसी, जिस तरह होता है ना, ड्रेसिंग पे मेरी नजर पड़ी तो ऐसा लगा मेरे कंधे पे कुछ बैठा हुआ है बच्चे की तरह, और उसने बकायदा मेरा गला, मतलब जिस तरह मुझे ना सही से ग्रिप से पकड़ा हुआ है कि मैं, वो बच्चा कहीं गिरे ना, इस उससे ना वे में। तो मैंने चीखे मारी तो था कुछ भी नहीं, लेकिन वो मुझे शीशे में एक दफा दिखा था। खैर, मेरे साथ ये मामला बहुत हुए और टिल डेट अभी तक ये सब होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सब पहले से बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। तो अब खैर सब कुछ सेट है, जिस तरह जो मुश्किल वक्त था वो मेरा गुजर गया। अल्लाह पाक आगे भी मेरे लिए आसानियां पैदा करें, आप सबकी दुआओं की जरूरत है।